हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में। इसमें हमारा चैप्टर नंबर रहने वाला है 13 हमारा चैप्टर नंबर क्या है? ध्वनि। जो हम इसका एक पार्ट करा चुके हूँ। हमने पढ़ा दिया था मनुष्यों मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। इसके हमने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था एक वीडियो में। और आज हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाला इस वीडियो में हम आपको यहाँ से पढ़ाने वाली हूँ। तो हम देखते हैं हमारा यहाँ से क्या रहने वाला है। जब जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो वाक्य तंतु कंपित होते हैं। इसमें क्या बताया गया? जब फेफड़े क्या करते, वायु को बलपूर्वक झिल्ली से क्या करते, बाहर निकालते हैं तो वाक्य तंतु कंपित होते हैं, जिससे क्या ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक्य तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियों तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जो क्या है, जो हमारी जो वाक् तंतु होता है से जुड़ी जो मांसपेशियां होती हैं वे क्या करती हैं, तंतुओं को क्या तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं, जब वाक् तंतु कैसे होते हैं, तने हुए और पतले होते हैं, तब वाक्य ध्वनियों का प्रकार एक ही गुणवत्ता तथा पावक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक्य तंतु ढीले और मोटे होते हैं तो क्या होता है, इसके आगे आपको इसमें देखते हैं। इसमें हमें एक क्रियाकलाप दिया गया, इसमें हम देख लेते हैं। समान साइज की रबड़ दो पट्टियां लीजिए। अब क्या करें, समान साइज की क्या दो रबड़ की पट्टियां लीजिए। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर कस कर तानिए। और क्या करें, इन्हें दोनों को एक दूसरे पर रख के और कस के तानिए। आपके इनके बीच के अंतराल या दरार के हवा फूंकिए। और इनके बीच जो क्या है अंतराल, जो दरार है, उसमें क्या करें, हवा या फूंकिए। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच हवा फूंकी जाती है, जब क्या है तनी हुई रबड़ है तो उसके बीच क्या हवा फूंकी जाती है तो क्या ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिर्री हो की सहायता से भी आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक कागज के टुकड़े को जिसमें एक पतली झिर्री बनी हो और सहायता से भी क्या कर सकते हैं, इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज को अपनी उंगलियों के बीच की भांति पकड़िए। जब झिर्री के बीच में हवा फूंकिए और ध्वनि सुनिए। हमारे वाक् तंत्र की ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या लड़की है, लड़की ने क्या करा है, दो रबड़ की पट्टियां ली है। इसमें लड़का है जो कागज से क्या कर रहा है, कागज के बीचों में दबा के क्या कर रहा है, उसमें फूंक मार रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो तथा वाक्य तंतुओं की कार्यविधि। अब देख लेते हैं पुरुषों के वाक्य तंतुओं की लगभग क्या है 20 मिमी होती है। जो क्या है लंबाई, जो पुरुषों की वाक्य तंतुओं की लंबाई कितनी होती है, 20 मिमी होती है। आपको बहुत याद रखना है अच्छे से कि पुरुषों के वाक्य तंतुओं की लंबाई कितनी होती है, 20 मिमी होती है। और महिलाओं में इनकी लंबाई लगभग 15 मिमी होती है। बच्चों के वाक्य तंतु बहुत छोटे होते हैं। बच्चों के कैसे वाक्य तंतु होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों को वाक् ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। इसी कारण से क्या होता, महिलाओं की ध्वनि और पुरुषों की ध्वनि और जो बच्चों की ध्वनि क्या होती, अलग अलग होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्या, ध्वनि संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि जब हम संचारण करते हैं तो क्या इसमें हमें किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इस क्रियाकलाप हम देख लेते हैं। धातु अथवा कांच की एक गिलास लीजिए। आप क्या करें, एक धातु अथवा कांच की गिलास लीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि ये सूखा हो। आपको ये पता लगाना कि जो गिलास लिया है वो सूखा होना चाहिए, वो गीला नहीं, उसमें पानी आनी नहीं होना चाहिए। इसमें से एक सेल फोन रखिए। इसमें से क्या करें, एक सेल फोन को रखिए। याद रखिए कि सेल फोन पानी में ना रखा जाए। क्या है, सेल फोन अगर आप पानी में रख देते तो वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि उसमें पानी की बूंदें ना हो, गीला ना हो। और याद रखिए कि सेल फोन को पानी में ना रखिए। आपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। आप क्या करें, अपने मित्र से कहें कि हमारे ये जो टेलीफोन आपने वो गिलास में रखा है उस पर फोन करने के लिए अपने किसी मित्र से कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। फिर क्या आप करें, घंटी में जो ध्वनि आ रही है उसे ध्यानपूर्वक सुने। अब गिलास के किनारों को अपने हाथों से
सटाकर पकड़िए। फिर क्या करें, गिलास को अपने हाथों से खूब कस के पकड़ें। अब अपने मुंह को हाथों के बीच खाली जगह पर सटाकर रखिए। अपने हाथों को क्या करें, मुंह के बीच सटाकर रखिए, जैसे ये लड़का रखे हुए है। अब क्या देखते हैं, ध्वनि संचारण के लिए किसकी माध्यम की आवश्यकता होती है। आपने अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत कीजिए। फिर दोबारा से आप क्या करें, अपने मित्र से बोलें कि हमारे फ़ोन पे फ़ोन करें। गिलास में से वायु को मुख द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनिए। गिलास में से क्या करें, वायु को मुख द्वारा खींचते हुए, जो वायु है उसे मुंह से खींचते हुए घंटी की आवाज़ को आप क्या करें, सुने। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है। क्या आपको महसूस होगा कि गिलास में से जो वायु बाहर खींचने पर घंटी की आवाज़ क्या पहले से धीमी सुनाई पड़ रही है। गिलास को अपने मुंह से हटाइए, क्या ध्वनि फिर प्रबल हो जाती है। और फिर क्या करें, अब गिलास को अपने मुंह से हटा लें। फिर आप देखें क्या कि ध्वनि फिर क्या धीमी पड़ जाती है। आगे देखते हैं, यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते हैं, आप क्या करें, यदि गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते हैं तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती है। अगर आप क्या कर लेते हैं, वायु को पूरी तरह से बाहर खींच लेते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से ध्वनियाँ सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाती हैं। इसका कारण ये हुआ कि ध्वनि संचारण को क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ध्वनि संच इसका कारण है कि ध्वनि संचारण, या कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ध्वनि को जाने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है, जब किसी बर्तन में से क्या करा जाता है, वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाता है, तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। तो क्या है, बर्तन में निर्वात है, बर्तन में कोई वायु नहीं, और ध्वनि निर्वात में संचालित नहीं होती। ध्वनि क्या करती है, निर्वात में गमन नहीं करती हैं, संचालित नहीं होती हैं। इस क्रियाकलाप में आप देख सकते हो, एक बाल्टी अथवा स्नान टप लीजिए। एक बाल्टी लें या तो एक स्नान करने वाला टप लीजिए आप। इससे स्वच्छ जल से भरिए। इसे क्या करें, एक स्वच्छ जल से इसे भरिए। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। एक हाथ में आप क्या करें, छोटी सी घंटी लें। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी के जल से हिलाएं। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को ना छुए। घंटी को आपको ध्यान रखना है कि वह दीवार की क्या करे, दीवार की जो टब या बाल्टी लिया है उसमें टच ना करे। अपने कान को जल की सतह पर क्या करें, लगाएं। फिर देखें, ये लड़का देखो जैसे ध्वनि जल में संचारित होती है। तो सावधानी रखिए कि सतर्क रहें, जल आपके कान में प्रवेश ना करे। ये भी ध्यान रखना है कि जल में आप अगर कान करें, आपके कान में जल प्रवेश ना करे। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं। फिर आप महसूस करिए कि ये जो घंटी आप बजा रहे हैं उसकी ध्वनि आप सुन पाते हैं। क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचार द्रव्यों में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्रियाकलाप देखते हैं, धातु का 1 मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। आप क्या करें, धातु का 1 मीटर स्केल या धातु की लंबी छड़ लीजिए। इसके सिरे को अपने कानों से सटाकर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे से खरोंचने या खटखटाने के लिए कहिए। ध्वनि मीटर स्केल पर गमन करती है। क्या आप खरोंचने की ध्वनि सुन पाते हैं, जो आपका मित्र आप कान में वो एक स्केल लगाए हुए हैं और आपका मित्र उसे खरोंच रहा है, क्या आपको उसकी ध्वनि सुनाई पड़ रही है। आपने अपने आसपास खड़े हुए मित्र से पूछिए, क्या वे ध्वनि को सुन पा रहे हैं। आपको ये क्रियाकलाप कर लेने चाहिए, ये पढ़ लेने चाहिए, आपको करके भी देखने चाहिए, क्योंकि ये क्रियाकलाप करने से क्या होता है, हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो हम इन क्रियाकलापों को इसी वजह से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, तो क्या है, चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छी तरह से सटीक के बैठ जाती हैं, तो हमें याद रहती हैं, हम इन्हें भूलते नहीं। इसीलिए हमें इन क्रियाकलापों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने कान को लकड़ी या धातु के किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रख कर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोंचने के लिए कहिए। उपरोक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं। आप इस तरीके से ये क्रियाकलाप कर लेते हैं। अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर
रख कर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोंचने के लिए कहें, अपने मित्र से क्या कहें कि दूसरा सिरा है उसे खरोंचे अपने उंगलियों से। और फिर आप इस क्रियाकलाप को भी कर सकते हैं, जैसे ध्वनि ठोस में भी संचारण कर सकती हैं। ऐसे आपको अनुमान लग जाएगा कि ध्वनियाँ क्या द्रवों में भी होती हैं, गैसों में और ठोसों में भी ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या कर इसमें देखते हैं, ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। ध्वनि क्या करती है, लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि ठोस संचारण कर सकती हैं। ध्वनियाँ क्या कर सकती हैं, ठोसों में भी संचारण कर सकती हैं। इसमें देखते हैं खिलौना और टेलीविज़न एक लड़के ने लिया हुआ है, अपने एक बोल रहा है, एक दूसरा क्या अपने कान में लगाए हुए है। तो ऐसे भी आप क्रियाकलाप करके भी देख सकते हैं। तो कंपनयान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्या है, जो कंपनयान वस्तुएं होती हैं वे क्या करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं तथा किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचारित हो सकती हैं। क्या कर सकती हैं, किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचारित हो सकती हैं। ये माध्यम गैस, द्रव, ठोस कोई भी हो सकता है। ये माध्यम कैसा, ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, तो क्या हो सकता है, समय में क्या कंपन उत्पन्न कर सकती हैं। हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। हम ध्वनि को क्या करते हैं, अपने कानों द्वारा सुनते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप फनल होती है। कान की बाहरी आकृति कैसी होती है, कीप के फनल की जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है, जब ध्वनि क्या करती है, कान की जो फनल ऐसी कीप की आकृति होती तो उसमें क्या करती, जब ध्वनि क्या करती है, प्रवेश करती है, तो ये एक नालिका से गुजरती है। पहले फिर क्या करती है, एक नालिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानी झिल्ली होती है। जिसके सिरे पे क्या होती है, एक पतली तानी झिल्ली होती है। इसे कर्णपटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कर्णपटल कहते हैं। आप इस क्रियाकलाप को एक प्लास्टिक अथवा टीन का डिब्बा लीजिए। आप क्या करें, एक प्लास्टिक अथवा टीन या टीन का डिब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरे काटिए। इसके दोनों सिरे आप क्या करें, काट दें। डिब्बे के एक सिरे पर रबड़ के गुब्बारे को तानिए। डिब्बे के एक सिरे पे क्या करें, गुब्बारे को तानिए और इसे एक रबड़ के क्या करें, छल्ले से कस दीजिए। एक दूसरे सिरे को क्या करें, आप एक रबड़ के छल्ले से कस दें। तानित तानित रबड़ के ऊपर सूखे अन्न या थर्मोकोल के 4 या 5 दाने रखिए। थर्मोकोल के क्या करें, आप 4 या 5 दाने रखें। अब अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे 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 बोलने के लिए कहिए। अपने मित्र से आप क्या करें, हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहिए। देखिए कि अन्न के दानों का क्या होता है। वो अन्न के जो आपने दाने लिए हैं उनका क्या होता है। अन्न के दाने ऊपर की ओर और नीचे क्यों उछलते हैं। अन्न के दाने क्या करेंगे, ऊपर उछलेंगे और नीचे गिरेंगे, ऊपर उछलेंगे और नीचे गिरेंगे। ऐसे आप क्रियाकलाप कर सकते हैं। कर्णपटल के कार्य को समझना। कर्णपटल के कार्य को आप समझ सकते हो, इस चित्र में देख सकते हो। जो कर्णपटल एक तनित रबड़ की सीट के समान होता है। कर्णपटल कैसा होता है, एक तनित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कण पटल को कंपित करते हैं। ध्वनि के कंपन कण क्या करते हैं, जो पटल को कंपित करते हैं। कण पटल कंपनों को आंतर कण तक भेज देता है। कर्णपटल क्या करता है, जो कंपनों के आंतर होते हैं उन्हें कण तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता। वहां के संकेत जो होते हैं क्या, वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। इस प्रकार हम क्या करते हैं, ध्वनियों को सुनते हैं। आंतर कण देख सकते हैं, कण पटल देख सकते हैं। मानव कान या कण देखो, इसे आप इसका चित्र देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो कर्णपटल कैसा होता है। कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। किसी वस्तु को बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। अब कंपन किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु को बार बार हम क्या करते हैं, इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। इस गति को क्या आप दोलन गति भी कहते हैं। प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन आवृत्ति कहते हैं। दोलन आवृत्ति किसे कहते हैं, प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता। आवृत्ति को किस में मापा जाता, हर्ट्ज में मापा जाता। इसका संकेत क्या है, एच जेड। एक हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकेंड के बराबर होती है। एक हर्ट्ज क्या होती है, एक हर्ट्ज आवृत्ति दोलन के प्रति सेकेंड के
बराबर होती है। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने वाली जो वस्तुएं हैं उन्हें देखे बगैर आप क्या कर सकते हैं, उनका अनुमान लगा सकते हैं, उन आवाज़ों को आप पहचान सकते हैं। आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि दो उदाहरण हैं। आयाम आवृत्ति क्या है, ध्वनि के दो उदाहरण हैं। हमें ध्वनियों में उनके आयाम तथा आवृत्ति के आधार पर अंतर कर सकते हैं। हम उनकी ध्वनियों को क्या किसके आधार पर कम अंतर कर सकते हैं, आयाम तथा आवृत्ति के आधार पर ध्वनियों का हम क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। प्रबलता तथा तारतम्य। प्रबलता तथा तारतम्य क्या होता है, एक धातु को गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। आप क्या करें, एक धातु का गिलास लें और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से क्या टकराए, चम्मच को आप क्या करें, धीरे से गिलास के किनारे पर टकराएं। उत्पन्न ध्वनि को सुनिए, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही उसको आप क्या करें, सुने। आप गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए और आप क्या करें, गिलास पर जोर से आघात कीजिए। तो क्या है, थर्मोकोल की गेंद कंपनयान गिलास की ओर स्पर्श करते हैं। थर्मोकोल क्या करता है, गिलास की ओर स्पर्श करते हैं। तथा फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। फिर से आप क्या करें, दोबारा से जो उत्पन्न ध्वनि हो रही उसको सुने। गिलास में जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है। आप क्या करें, जो फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है। जब गिलास के किनारों को छूते हैं, थर्मोकोल को एक छोटी सी गेंद लटकाइए। थर्मोकोल को क्या करें, एक छोटी सी गेंद लटकाएं। गिलास को कंपित करिए, गिलास को क्या करें, कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। आप फिर देखिए कि गेंद जो है कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपनयान की क्या है, माप है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है, उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है, जब किसी कंपित वस्तु का आयाम क्या होता है, अधिक होता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि कैसी होती है, प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि कैसी होती, मंद होती है। अब गिलास को पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात करें। पहले आप क्या करें, गिलास को धीमे फिर अधिक बल से आघात करें। जब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की तुलना कीजिए तो किस स्थिति में आयाम क्या होता है, अधिक होता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम को वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए यदि ये आयाम क्या हो, दुगुना हो जाए तो प्रबलता 4 गुनी बढ़ जाती है। आपको याद रखना, अगर क्या आयाम 2 गुना हुआ तो प्रबलता कितनी होगी, 4 गुना बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिमल मात्रक में व्यक्त करते हैं। प्रबलता को किस में मापते हैं, डेसिमल में, डीबी डेसिबल में व्यक्त करते हैं। निम्न सारणी में निम्न स्रोतों में होने वाली ध्वनियों का प्रबलता कुछ बोध कराती है। तो सामान्य श्वास कितनी होती है, 10 डेसिबल। मंद फुसफुसाहट कितनी होती है, 30 डेसिबल। सामान्य बातचीत वार्तालाप कितने में हम आप लोग करते हैं, 60 डेसिबल में। व्यक्ति यातायात कितने में करता है, 70 डेसिबल। औसत फैक्ट्रियाँ 80 डेसिबल। जो 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। अगर 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर हो रहा है तो क्या होता है, हमारे शरीर के लिए कष्टदायक या हानिकारक हो सकता है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पे, उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है, जब किसी कंपित वस्तु का क्या होता है, आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि कैसी होती है, प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि मंद होती है। आयाम जब कैसा होता है, आयाम जब छोटा होता है तो ध्वनि कैसी होती है, ध्वनि मंद होती है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य को निर्धारित करती है। आवृत्ति क्या करती है, ध्वनि की तीक्ष्णता और तारतम्य को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है, यदि क्या है, कंपन की आवृत्ति जो है अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि तीखी होगी, तेज होगी। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कह सकते हैं ध्वनि का तारतम्य कम होगा। आप देख सकते हैं इस
लड़के को आवृत्ति ध्वनि का तारतम्य निर्धारित करती है। आवृत्ति क्या करती है? ध्वनि का तारतम्य निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसीलिए कम तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या करता है? इसीलिए कम तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है। दूसरी ओर क्या है? जो सीटी बजती है उसकी आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है, इसीलिए अधिक तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करती है। सीटी क्या करती है? अधिक तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करती है। पक्षी उच्च तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल होती है। जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। पक्षी की आवाजों की आवृत्ति भैंस की आवाज की आवृत्ति से अधिक होती है। पक्षी की क्या होती है? एक बच्चे की आवाज की आवृत्ति भैंस की आवाज से अधिक होती है। इसमें आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे की आवाज है, एक भैंस की आवाज से की आवृत्ति से क्या होती है? अधिक होती है। सामान्यतः एक महिला की आवाज किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक की तथा अधिक तीखी होती है। एक सामान्यतः जो महिला है उसकी आवाज क्या होती है? पुरुष की अपेक्षा अधिक तीखी तथा अधिक तीखी होती है। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ देख लेते हैं क्या है। श्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करने के लिए हमें कंपनयान वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तथ्य ये है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकेंड 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज में कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकता। अगर 20 हर्ट्ज से कम ध्वनियाँ हुई तो मानव के कान उन्हें सुन नहीं सकते। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्तियों की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती हैं। ऐसी ध्वनियों को आश्रव ध्वनियाँ कहते हैं। जो ध्वनियाँ हम नहीं सुन सकते उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आश्रय ध्वनि कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकेंड 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा क्या होती? संसूचित नहीं की जा सकती हैं। इसमें आप देख सकते हो कुछ जंतु 20 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। क्या होते? कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो 20 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्तियों की ध्वनियों को सुन सकते हैं। कुत्ते में ये क्षमता होती। कुत्ते में क्या क्षमता होती? जो 20 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति होती उसकी ध्वनि कुत्ता सुन लेता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते। पुलिसकर्मी क्या करते? उच्च आवृत्ति की उत्पन्न होने वाली ध्वनियों का क्या करते? सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाता। जिसे क्या करते हैं? कुत्ते सुन लेते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाता। जाने माने क्या है? पराश्रव ध्वनियाँ उपकरण जो चिकित्सक के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्तियों के कार्य करते हैं। इसमें मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्तियों का परास लगभग कितना है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसका अर्थ है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हजार हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ सुन सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, केवल कितनी? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हजार हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियाँ क्या करता? मानव सुन सकता है। शोर तथा संगीत के बारे में, आपके आस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती हैं। बसों और ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं। इस प्रकार की ध्वनियों को शोर कहते हैं। इस प्रकार की ध्वनियों को आप क्या कह सकते हैं? शोर। दूसरे और एक वाद्य यंत्र की ध्वनियों को आनंद देते हैं। स्वर ध्वनि है। जो वाद्य यंत्र में क्या है? जिसमें हम आनंद ले रहे हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर ध्वनि कहते हैं। स्वर ध्वनि कहते हैं। वह जो कानों को सुगंध लगती है, ऐसी ध्वनि जो क्या करती है? कानों को सुगंध लगती है। जैसे हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि, सितार के द्वारा उत्पन्न ध्वनि स्वर ध्वनि कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में आप देख सकते हो। वायु में अवांछित गैसें तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। वायु में क्या है? वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोटक जिसमें पटाखों का फटना, मशीन, लाउड स्पीकर, ऊंची आवाज़ों में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण जैसे कूलर हुआ,
वातानुकूलन हुआ सभी ध्वनिया प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। ध्वनिया प्रदूषण क्या हानियां, ध्वनि प्रदूषण से क्या हानियां हैं, इसके बारे में आप जान लेते हैं। परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। अनिंदा आदि तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से अन्य स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार ध्वनि को प्रभाव में रहने वाले व्यक्तियों को सुनने की क्षमता स्थायी या स्थायी रुक जाती है। अगर लगातार ऐसे ही शोर या अधिक ध्वनियाँ होती रही तो क्या होता है, एक बार मनुष्य को ऐसा हो जाता है कि अस्थायी सुनना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय, ध्वनि प्रदूषण को हम सीमित कैसे रख सकते हैं, इसके उपाय क्या हैं। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए वायु आने को इंजनों, यातायात के वाहनों, यौगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रवसावक युक्तियां लगानी चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का कम से कम उपयोग करना चाहिए। स्वचालित जो वाहन है उनका हॉर्न का कम से कम उपयोग करें। टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम करनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास के पेड़ लगाने चाहिए, जिससे ध्वनि आवासों तक ना पहुंच सके। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि को कम कर सकते हैं। और ध्वनि जो हमने ध्वनि प्रदूषण से जो हानियां होती हैं उसके बारे में समझा, और जो हमारी क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण के बारे में आप पढ़ चुके हैं, डिटेल से हमने पढ़ाया था प्रदूषण क्या होता है, और इसके बारे में हमने पढ़ा है इसमें। और कल इसके हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसमें हमारा कंटेंट समाप्त होता है। इस वीडियो में हमारा सारा कंप्लीट कंटेंट हो चुका है। अब हम आपको कराएंगे इसके अभ्यास प्रश्न कराने के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी यहाँ पे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में और अभ्यास प्रश्नों के साथ इसके।